दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कथन और शब्दावली से संबंधित इस वीडियो में आप पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास खंड में अंग्रेजों की भारत विजय तथा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रमुख विद्वानों, इतिहासकारों तथा महापुरुषों द्वारा कहे गए प्रमुख कथन और विचार, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इतिहास के प्रमुख कथन। इसमें सबसे पहले हम अंग्रेजों की भारत विजय से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों को जानेंगे। पहला है दोस्तों, आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। ये कथन कब कहा गया? तो याद रखिएगा, अंतिम आंग्ल सिख गुजरात युद्ध में 12 मार्च 1849 को शस्त्र समर्पण करते हुए एक वृद्ध सिख ने कहा था कि आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। अगला कथन है कि मराठों का तेवर इस मराठा शासक की मृत्यु के बाद शिथिल पड़ गया। ये कर्नल पामर का कथन है, जो तत्कालीन पूना में अंग्रेज रेजिडेंट थे। इन्होंने नाना फडणवीस के संबंध में ये कहा था कि मराठों का तेवर इस मराठा शासक की मृत्यु के बाद शिथिल पड़ गया। कर्नल पामर का कथन है। अगला है दोस्तों, अंग्रेजी सरकार के अन्याय और शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। ये कथन किसने किसने कहा है? तो ये कथन नाना साहब का है, जिन्होंने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय और शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। अब आइए देखते हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण कथन कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिससे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। ये जेम्स मिल का कथन है और आप जान लीजिए, ये तत्कालीन भारत की दशा व्यक्त करने के लिए जेम्स मिल द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अगला है, अगर इस विशालकाय साम्राज्य को सुरक्षित रखना है तो इसकी सरकार का यूरोपियों के हाथों में होना अनिवार्य है। ये लैंसडाउन का कथन है। अगला है दोस्तों, सारे अनुभव हमें यही बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरे जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही सरकार का सबसे नरम रूप हो सकती है। ये चार्ल्स वुड का कथन है। अगला है, काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं व नवाबों की सूची में शामिल होने की अपेक्षा एक योद्धा की तरह मर जाना अच्छा है। तो ये मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का कथन है। टीपू सुल्तान का कहना है कि काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होने की अपेक्षा एक योद्धा की तरह मर जाना बेहतर है। अगला कथन है दोस्तों, पुलिस जनता के लिए चाबुक की तरह है और उसका उत्पीड़न हमारी सरकार के प्रति असंतोष के मुख्य कारणों में से थे। ये विलियम एडवर्ड्स का कथन है। और देखिए, अवध के सरदार पलक झपकते ही गड़बड़ी करने में सक्षम थे और दक्कन में मराठों से अधिक खतरनाक थे। ये शुजाउद्दीन का कथन है। भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। ये कथन किसका है? तो ये डलहौजी का कथन है। और आप जानते हैं कि डलहौजी का जो शासनकाल रहा, भारत में असंतोष का समय रहा। उसने कहा कि भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। अगला है कथन कि हमें सिंध को जीतने का कोई अधिकार नहीं, किंतु हम ऐसा करेंगे और यह एक उपयोगी और लाभदायक धूर्तता होगी। तो ये चार्ल्स नेपियर का कथन है। नेपियर ने कहा था कि हमें सिंध को जीतने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु हम ऐसा करेंगे और यह एक उपयोगी और लाभदायक धूर्तता होगी। अगला कथन है दोस्तों, जितना हो सके उतना हड़प लें। मीर जाफर को सोने की एक बोरी के रूप में इस्तेमाल करें और जब भी इच्छा हो उसमें से अपने हाथ डालें। तो ये कर्नल मैलेसन का कथन है। शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। ये कथन किसका है? तो ये
टीपू सुल्तान का कथन है। याद रखिएगा, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। अगला कथन है, मैं अंग्रेजों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूं पर समुद्र को सुखा नहीं सकता। ये नवाब सिराजुद्दौला का कहना था। और किसके संबंध में कहते हैं, अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैर की धूल अपनी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ता था। ये कौन? तो ये रणजीत सिंह के बारे में कहा गया है कि अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ता था। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षाओं में बार बार पूछा भी गया है कि हिंदुस्तान तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो ये एल्गिन द्वितीय का कथन है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कथन देखिए, बंगाल के नवाब का कहना है कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी। ये अली वर्दी खां का कथन है। अगला है दोस्तों, नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से महज 23 अंग्रेज ही जिंदा बच पाए। ये हालवेल का कथन है। और ब्लैक होल की घटना 1756 के संबंध में हालवेल ने ये वर्णन या वृत्तांत दिया है कि नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से महज 23 अंग्रेज ही जिंदा बच पाए थे। अगला है दोस्तों, अंग्रेजों ने 1765 से 1772 के मध्य बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। तो ये के.एम. पडिक्कर का कथन है। और दोस्तों देखिए, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंग कर दिया। ये कार्नवालिस का कथन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। और देखिए, यूरोपियों के संबंध में ये कथन किसका है कि यदि उन्हें छेड़ा न जाए तो वे शहद देंगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। ये अली वर्दी खां का कथन है। अगला है दोस्तों, क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव डाली। वारेन हेस्टिंग्स ने उस नींव को मजबूत किया। कार्नवालिस ने इमारत खड़ी करनी प्रारंभ की। बेलेजली ने उस इमारत को पूरा किया और बाद के गवर्नर जनरलों ने उसे अंतिम शक्ल प्रदान की। दोस्तों, अंग्रेज गवर्नरों के द्वारा जो है भारत में क्षेत्र विस्तार के संबंध में ये कहा जाता है। अगला है कि द्वैध शासन जो है वो खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग था। तो ये स्पीयर का कथन है। अगला कथन है कि देसी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। तो ये सर टॉमस मुनरो का कथन है सहायक संधि के संबंध में। और देखिए, अब बंगाल में खुली तथा बेशर्म लूट का काल प्रारंभ हुआ। पर्सिवल स्पीयर का कथन है। अगला कथन है कि मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर अभियोग चला रहा हूं। तो ये एडमंड बर्क ने वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग पर कहा था कि मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर अभियोग चला रहा हूं। अगला है दोस्तों, जिस देश में लोहा और कोयला मौजूद हो वहां अगर तकनीक पहुंचा दी जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण से नहीं रोका जा सकता। ये कार्ल मार्क्स का कथन है। भारत में रेलवे ने वह कर दिखाया जो अकबर और टीपू जैसे निरंकुश शासक न कर पाए। वे भारत को एकीकृत न कर पाए। ये एर्नाल्ड का कथन है। भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। और ये कथन बहुत ही अच्छा भी है और एक तरह से सामयिक भी है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का ये कथन समसामयिक परिस्थितियों में कहा गया था। अंग्रेजों ने रेलवे को भारत को लूटने के लिए ही उपयोग किया और इसी के संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक का ये कथन आया था। ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन रहा है। तो ये दादा भाई नौरोजी का कथन है ड्रेन थियरी के संबंध में। भारत में वसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग चौथाई भाग देश के बाहर चला जाता है और इंग्लैंड के संसाधनों से जुड़ जाता है और वही धन ऋण के रूप में पुनः भारत वापस आता है, जिसके लिए भारत और अधिक धन ब्याज के रूप में चुकाता है। ये दादा भाई नौरोजी का कथन है। एक महत्वपूर्ण कथन है कि राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। दादा भाई नौरोजी का कथन है। और दोस्तों, राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता रहा है। तो ये महादेव गोविंद रानाडे का कथन है। अगला कथन आपको बताना है किसका है कि अंग्रेजों के लिए उनका नाम किसी अन्य चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कर्नल स्लीमेन का कथन है।
देखिए, मैं मानता हूं कि अंग्रेज उद्योगपति केवल इसलिए भारत में रेलें बिछाना चाहते हैं कि वे रुई और अन्य कच्चा माल अपने कारखानों के लिए कम खर्च पर प्राप्त कर सकें, किंतु वह रेलवे उद्योग भारत में आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत होगा। कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला है दोस्तों, पुरानी बंटमारी की मनोदशा और तरीके आधुनिक उद्योगवाद तथा पूंजीवाद को मनोदशा को तथा तरीके में बदल गए। तो ये थॉमसन और गैरेट का कथन है। थॉमसन और गैरेट ने कहा है कि पुरानी बंटमारी की मनोदशा और तरीके आधुनिक उद्योगवाद और पूंजीवाद की मनोदशा तथा तरीके में बदल गए। अगला है, मनुष्यों की अत्यंत पतित और निकृष्ट नस्ल है जिसमें नैतिक जिम्मेदारी की नाम मात्र की भावना रह गई है। ये चार्ल्स ग्रांट का कथन है। अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने बेध दिया तथा उनकी प्राण शक्ति को छीण कर दिया। ये बुकानन का कथन है। बुकानन ने रेलवे पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने बेध दिया और उनकी प्राण शक्ति को छीण कर दिया। अगला देखिए, भारतीय वस्त्र हमारे घरों, हमारे निजी कक्षों और शयन कक्षों में घुस गए थे। पर्दे, कुर्सी, गद्दे और बिस्तर और भी कुछ नहीं, भारतीय कपड़े ही थे। तो ये डेफो का कथन है। अगला है, भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि प्रारंभ हो गई। तो प्लासी के युद्ध में ये नवीन चंद्र सेन का कथन है। भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि प्रारंभ हो गई, प्लासी के युद्ध के संबंध में ये नवीन चंद्र सेन ने कहा है। अगला कथन बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा किनारे से पानी सोखकर टेम्स के किनारे वर्षा करती है। तो ये जॉन सुलिवान का कथन है। अगला है दोस्तों, याद रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है और जो उस पर पूरा अधिकार कर सकेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। ये पीटर महान का कथन है। अगला देखिए, हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। ये कार्नवालिस का कथन है। और भारतीय मैदानों में बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती थीं। विलियम बेंटिक का कथन है। अगला है दोस्तों, यह अंग्रेज घुसपैठिया ही था जिसने सर्वप्रथम भारत, जो सूती वस्त्र की माँ थी, के माल को यूरोपीय बाजार से निकाला और फिर भारतीय बाजार में घुसकर भारतीय चरखे को तोड़ डाला। ये कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला है दोस्तों, टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। सर जॉन शोर का कथन है। अगला है, यह राज्य खेतीबाड़ी में बढ़ा चढ़ा, परिश्रमी लोगों की घनी आबादी वाला, नए नए नगरों वाला और वाणिज्य व्यापार में बढ़ोतरी वाला था। लगता है कि आधुनिक व्यापार और उद्योग के महत्व को भी टीपू अच्छी तरह समझता था। तो एक ब्रिटिश पर्यवेक्षक के द्वारा मैसूर के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा गया था। अगला है, जहाज के निर्माण में उन्होंने अंग्रेजों से जितना सीखा उससे अधिक उन्हें पढ़ाया। तो ये भारतीयों की महान दक्षता के बारे में एक अंग्रेज पर्यवेक्षक का कथन है। अगला है दोस्तों, मैं किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समान परिस्थितियों में उथल पुथल और निरंकुश शासन के इस तरह के काल में इतने सद्गुणों और खूबियों को सजोए रखा हो जो यहाँ के अधिकांश देशवासियों में पाई जाती है। तो ये ब्रिटिश अधिकारी जॉन मैलकॉम का भारत के बारे में कथन है। अगला है, नैतिकता के उनके नियम उदार हैं। सत्कार और परोपकार उनमें न केवल जोरदार रूप से भरा पड़ा है बल्कि मेरा विश्वास है कि उन्हें कहीं भी उतने व्यापक रूप से व्यवहार में नहीं देखा जाता जितना हिंदुओं में। तो ये क्रॉनफर्ड का कथन है। अगला कथन है दोस्तों, किसी क्रांति का आयोजन करना दुनिया का सबसे लाभदायी खेल समझा गया है। अंग्रेजों के मन में सोने का ऐसा लालच भर गया जो कोर्तेस और पिजारो के काल में स्पेन वासियों के बाद कभी देखने को नहीं मिला था। अब खास तौर पर बंगाल को जब तक चैन नहीं मिलने वाला था जब तक उसके खून की एक एक बूंद न निचुड़ जाए। तो ये इतिहासकार एडवर्ड थॉमसन और G.T. गैरेट का कथन है। अपने सहयोगियों को बकरों की तरह तब तक खिला पिलाकर मोटा रखने की प्रथा थी जब तक वे जिवह करने के काबिल न हो जाएं। तो सहायक संधि के संदर्भ में एक ब्रिटिश लेखक का विचार है। अगला है दोस्तों, भारत से आशा की जाती थी कि वह इस देश यानी ब्रिटेन को प्रतिवर्ष 20 से 30 लाख पाउंड स्टर्लिंग के बीच कोई रकम भेजे और बदले में मामूली मूल्य के सैनिक भंडारों के अलावा किसी बात की आशा न करे। लॉर्ड एलनबरो का कथन है।
और रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में ये कथन किसका है कि यह वह प्रथा है जो भारत में हमेशा ही रही है, तो ये मुनरो का कथन है। देखिए, भारत में सरकार की व्यवस्था सत्ता की नींव और उसे संभाले रखने तथा सरकार के कार्यकलापों को चलाने के तौर तरीके समान उद्देश्य के लिए यूरोप में अपनाए गए और तौर तरीकों से बिल्कुल भिन्न हैं। वहाँ संपूर्ण सत्ता की नींव और उपकरण तलवार हैं। तो ये ड्यूक ऑफ वेलिंगटन का कथन है। अगला है दोस्तों, अंग्रेजों का बुनियादी सिद्धांत सारे भारतीय राष्ट्र को हर संभव तौर पर अपने हितों और फायदों के लिए गुलाम बनाना था। भारतवासियों को हर सम्मान, प्रतिष्ठा या वहदे से वंचित रखा गया है, जिन्हें स्वीकार करने के लिए छोटे से छोटे अंग्रेजों को भी चिरौरी की जा सकती है। तो ये जॉन शोर का कथन है। और देखिए, मनुष्यों की अत्यंत पतित और निकृष्ट नस्ल है जिसमें नैतिक जिम्मेदारी की नाम मात्र की भावना रह गई है और जो अपने दुर्गुणों के कारण विपन्नता में धंसी हुई है। तो भारतीय जनता की निंदा करते हुए चार्ल्स ग्रांट ने कहा था, हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। तो ये कार्नवालिस का कथन है। और देखिए, आधा पेट खाकर रहने वाला, जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूरों में से एक है। तो ये इतिहासकार प्रोफेसर यूर्गेन कुत्सिस्की का कथन है। 1/3 बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनचर ही रहते हैं। तो ये कार्नवालिस का कथन है। और मेरा ख्याल है कि न तो देशी और न ही यूरोपीय कृषक कराधान की वर्तमान दर पर समृद्ध बन सकता है। जमीन की आधी शकल पैदावार सरकार ले लेती है। तो ये बिशप हेबर का कथन है। अगला है दोस्तों, मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि आधी कृषि जनसंख्या को एक वर्ष के अंत से दूसरे वर्ष के अंत तक यह पता नहीं होता कि पेट भर खाना कैसा होता है। ये चार्ल्स इलियट का कथन है। अगला है, भारत के 4 करोड़ लोगों को अपर्याप्त भोजन पर जीवन बिताने की आदत हो गई है। तो ये विलियम हंटर का कथन है। और हमारे अपने देश के एक व्यक्ति का बयान भी अदालतों में अनेक हिंदुओं से अधिक महत्व रखता है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें शक्ति का एक भयानक साधन एक बेईमान और चालाक अंग्रेज के हाथों में पहुंच जाता है। ये G.O. ट्रेवलियन का कथन है। दोस्तों, अंग्रेजों की भारत विजय के बाद आइए 1857 के विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण कथन को देख लेते हैं। पहला है कि भारत के हिंदुओं और मुसलमानों उठो, भाइयों उठो, परमात्मा के सभी वरदानों में स्वराज्य ही उसका दिया हुआ सर्वोत्तम वरदान है। जिस शैतान ने उसे हमसे छल से लूट लिया है, देखें वह कब तक उसे संभाल सकता है। ये बहादुर शाह जफर का कथन है। हम अपने हाथों अपनी आज़ादी की कब्र नहीं खोदेंगे। ये रानी लक्ष्मीबाई का कथन है। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसका कथन है? तो ये V.D. सावरकर का कथन है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया है। और मुझे मरने का गम नहीं, गम तो इस बात का है कि मुझे अपनी कब्र के लिए अपने मुल्क की 2 गज जमीन तक नसीब न हो सकी। ये बहादुर शाह जफर का कथन है। अगला है, सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजों के लिए भारत को बचा लिया। तो ये कीन का कथन है। और मैं चाहता हूं कि अलग अलग रेजिमेंटों में भिन्न और प्रतिस्पर्धा भावना रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर सिख हिंदू पर और गोरखा उन दोनों पर बिना हिचकिचाहट के गोली दाग सके। ये चार्ल्स वुड का कथन है। अगला कथन है कि यदि विद्रोहियों में कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये जॉन लॉरेंस ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष के बारे में कहा है कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। अगला और इस वीडियो का आखिरी कथन है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। तो ये पावना विद्रोह 1873 के संदर्भ में किसानों का नारा था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कथन। इसमें हमने आधुनिक भारत के इतिहास खंड से संबंधित अंग्रेजों की भारत विजय और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कथनों को हमने देखा। और ये कथन आपके आगामी परीक्षाओं जैसे TGT, PGT, LT ग्रेड
गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।